नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बडोला। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया भारत में जितने भी प्रशासनिक सुधार हुए हैं उनके लिए कौन कौन से एक्ट आए ब्रिटिश इंडिया में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होते हुए चार्टर्ड एक्ट और उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट होते हुए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और उसके बाद 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ। आज हम लोग बात करेंगे इसी ब्रिटिश इंडिया में जो जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह हुए हैं उनके समय में कौन कौन से समाज सुधार कार्यक्रम हुए, कौन से वॉर्स हुए, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई जिससे भारत के भौगोलिक नक्शे पर कई सारे बदलाव हुए। तो शुरू करते हैं। 1765 का समय था, 1765 से लेकर 67 जब क्लाइव को वापस ब्रिटेन से बुला लिया गया था। ये तब की बात है जब इलाहाबाद की संधि हो चुकी है 1765 में, ठीक है। अब जब क्लाइव वापस आते हैं तो डाइचरी नेचर लगा देते हैं वो बंगाल में। उसके बाद क्या होता है 1767 में अब कंपनी के अंदर अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इच्छा और तीव्र हो जाती है। तो उनके मन में ये बात आती है कि अब क्यों ना साउथ की तरफ मूव करा जाए। अब एक बात याद रखिएगा, कर्नाटक वॉर हो चुकी है और जो साउथ में मैसूर का शासक है हैदर अली, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। अब उसके दिमाग में ये चीज आ रही है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी साउथ की तरफ कूच कर सकती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा इस बात से पीछे हटती है। क्यों? क्योंकि अगर हम भौगोलिक परिदृश्य देखें तो मैसूर का जो पूरा एरिया था तो यहां पे एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था माहे पोर्ट, और यहां से फ्रेंच सपोर्ट मिलता था मैसूर को। किस बात का? आर्मरी सपोर्ट, आर्मरी एक्सचेंज, ट्रेडिंग वगैरह। तो इसलिए थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी नीचे मैसूर से डायरेक्ट युद्ध करने में कतराती थी। उसके बाद उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, जितने मराठास थे और निजाम हैदराबाद का, उसको साथ मिला के अब ये तीन ताकतें हो जाती हैं। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं मैसूर पर आक्रमण करने का। हैदर अली शाह उस समय अच्छा शासक था और बुद्धिमत्ता उसकी मानी जाती थी, कई लड़ाइयां जीत चुका था। 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर छिड़ जाता है। उसका परिणाम क्या होता है बताता हूं आपको। अच्छा, पहले कार्यकाल देख लीजिए। कार्यकाल से मेरा मतलब है कि कितने समय ये लड़ाई चली है। 1767 से 1769 तक ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चलती है। इसी बीच क्या होता है कि जब ये लड़ाई में व्यस्त होते हैं तीनों, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम और हैदर अली भी, तो किसी तरीके से कहीं और से ये हैदर अली, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल थी मद्रास, उस पे आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लेता है। अब अच्छा ये देखिए कि ये बुद्धिमत्ता का कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इधर वॉर चल रही है, सबका ध्यान है, किसी को पता भी नहीं है कि हैदर अली किसी दूसरे तरीके से कहीं और से आके मद्रास पे हमला करके उस पे कब्जा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि मद्रास पे जब कब्जा हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी घबरा जाती है और इसे बहुत ही दुखी स्वभाव से होके, समझिए कि मद्रास की संधि करनी पड़ती है। मद्रास ट्रीटी होती है 1769 और इसी के साथ एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट जो था वो खत्म होता है। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में यह लिखा था कि जो भी आने वाला समय है उसमें मराठा और निजाम ये इस पे इंडिविजुअली हमला नहीं करेंगे। किस पे? मैसूर के ऊपर। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा मैसूर की मदद करेगी, यानी कि हैदर अली की हेल्प करेगी। अच्छा, उसके जस्ट बाद क्या होता है, 2 साल बाद 1771 में जो मराठा होते हैं दोबारा हमला कर देते हैं। उस समय किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। और ये सीधे सीधे इस ट्रीटी का उल्लंघन होता है। अच्छा, जो मैसूर का उस समय शासक है हैदर अली, वो ट्रीटी के हिसाब से इनसे हेल्प मांगता है और ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करने से मना कर देती है, जिससे हैदर अली के मन में विश्वास हो जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भरोसे के लायक नहीं है। समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसी दौरान 1772 में जो करंट उस समय माधव राव जो पेशवा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हमला जो उसके ऊपर हुआ था 1771 में, ये कुछ ज्यादा कारगर नहीं होता है। अब 73 आ जाता है, उसी के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं
1773 से लेके 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है। मैं पहले बता चुका हूं 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे लगाम लगी थी किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कहानी। अच्छा, 1773 के बाद एक दूसरी वॉर छिड़ती है 1775 में, जिसे नाम दिया जाता है एंग्लो मराठा वॉर। 1775 से 1785 तक चलती है एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट। अच्छा, ये इतिहास की ऐसी पहली लड़ाई थी जो खत्म होने से पहले ही कई संधियों को लेके आ गई अपने साथ। देखिएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। 1775 में सूरत की संधि हो जाती है, सूरत की ट्रीटी होती है, ठीक है। ठीक है, एक साल बाद 1776 में पुरंदर की संधि हो जाती है। अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा, पुरंदर की ट्रीटी हो जाती है, ठीक है। और ये वॉर खत्म होते होते 1785 में, सॉरी 85 नहीं है, 1782 में खत्म हुई थी एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट। तो 1782 तक, 82 में जब ये वॉर खत्म होती है तो सालबाई की संधि के साथ खत्म होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा। अच्छा, 82 के बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है और सन 1784 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी गठन हो जाता है 1784 में। दूसरा क्या काम होता है, 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, जो कि सुधार लेके आया है रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में। यहीं पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। तो अब क्या है कि जो जितने भी सैन्य मामले हैं, नागरिक मामले हैं, राजस्व से जुड़े फैसले हैं, उसमें कंपनी सीधे डायरेक्ट अपने फैसले नहीं ले सकती है, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से राय लेनी पड़ेगी। तो इतना काम होता है। इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, आपको बताता हूं मैं। अब देखिए, यहां पे एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट हो चुकी है 1769 में और मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गई है। यहां पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाती है। कब, 1780 से लेके 1784 में एंग्लो मैसूर वॉर, ये दूसरी है, सेकंड। इसमें क्या खास बात है, देखिए क्या होता है, 1782 के लगभग हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जो भी कारण रहे हो, वैसे किताबों में बताया जाता है कि बीमारी की वजह से। अब जो उसका शासक है, मैसूर का शासक, उसका कौन संभालेगा, जो उसका बेटा है, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, धुरंधर शासक मैसूर का, आप सबने नाम सुना होगा उसका। तो 1780 से लेके 1784 में क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो पोर्ट है, फ्रेंच पोर्ट है माहे पोर्ट, उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेती है, जिसके वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर छिड़ जाता है। और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ ये वॉर खत्म होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। अब समय यह आ गया है कि जो कोस्टल एरिया है, जो केरल साइड है, उस पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है। और क्या होता है देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रोहिला वॉर शुरू हो जाती है। ये सब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हो रहा है। फर्स्ट रोहिला वॉर शुरू हो जाती है 1773 से 1774 तक चलती है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे कि चार्ल्स विकलिंग्स द्वारा जो भगवत गीता थी उसका इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन होता है। और क्या चीजें हुई, जो रॉबर्ट क्लाइव ने, याद होगा आपको, डाइचरी सिस्टम लगा दिया था बंगाल पे, वॉरेन हेस्टिंग ने हटा दिया उसको। तो इतनी सारी ये जो चीजें थी, जो वॉर थी, जो ट्रीटीज थी, वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। अब थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं, जिनका नाम था मैकपर्सन बीटी। कुछ खास काम नहीं है, लेकिन आप कार्यकाल इनका याद रख सकते हैं। 1785 से लेकर 1786 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद आ जाते हैं अर्ल ऑफ कॉर्नवालिस। अब तक दो एंग्लो मैसूर वॉर हो चुकी हैं। फर्स्ट एंग्लो
मराठा वॉर हो चुकी है, पहली रोहिल्ला वॉर हो चुकी है। अब देखिएगा अर्ल ऑफ कॉर्नवालिस के समय क्या आता है, आते ही ये परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार लगा देते हैं 17। अच्छा, इनका कार्यकाल नहीं बताया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1786 से लेके 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था। स्थायी बंदोबस्त लगा देते हैं यहाँ के 1793 में। दूसरा क्या काम होता है, चार्टर्ड एक्ट आ जाता है। देखिए पहला चार्टर्ड एक्ट अगर कभी आया है ब्रिटिश इंडिया में तो इन्हीं के समय आया है, फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1793 में, जिसके दौरान कहा गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जो कार्यकारी सदस्य हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगेगा। और क्या होता है देखिए इसमें, एंग्लो मैसूर वॉर नंबर 3, तीसरी आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हो जाती है। कार्यकाल जिसका रहा था 1790 से लेके 1792 तक। इसमें क्या खास होता है, अब तक देखिए माहे पोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका है, तो 1790 में जब एंग्लो मैसूर वॉर 3 छिड़ती है तो टीपू सुल्तान की दोबारा इसमें हार हो जाती है और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, कब होती है, 1792 में। इसी के साथ इस वॉर का अंत होता है। और खास बात यह थी कि कॉर्नवालिस इनके 2 बेटों को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने से मेरा मतलब है कि इस ट्रीटी को ये ना तोड़ पाए, या जो भी इनका कॉर्नवालिस का हर जाना होता है इस युद्ध में, जो कि इस बात का संकेत होता है कि जो इनकी वॉर इंडेमनिटी होती है उस समय के हिसाब से लगभग 2-3 करोड़ रुपए जो भी खर्चा हुआ है कॉर्नवालिस का इस युद्ध में, जो लोग मारे गए, उसके हिसाब से, जिसे कहा जाता है वॉर इंडेमनिटी, उसको ये पूरा करें। मतलब उस पैसे को 3 करोड़ रुपए ये दें, उनको पूरा करें, उसके बाद इनके बेटों को छोड़ा जाएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1792 में। और देखिए क्या होता है इनके समय में, कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड क्या है। आपने आईपीसी सुना होगा ना, इंडियन पिनल कोड। सैन्य व्यवस्था अगर उसकी शुरुआत कही जाएगी, जो भी पुलिस आज हम लोग देखते हैं हमारी सुरक्षा के लिए रहती है, उसकी शुरुआत उसका जन्मदाता कहा जाएगा तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाएगा। कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ, सनसेट लॉ आ गया था। सनसेट लॉ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी या निकाय है, कोई भी व्यापारिक संयंत्र है, उसको बिना किसी प्रश्न पूछे बंद करने का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और आगे बढ़ते हैं। अब समय आ जाता है जॉन शॉर का। 1793 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो जॉन शॉर 1793 से 1798 तक इनका कार्यकाल रहता है। देखिएगा इसमें क्या खास बात हुई। सबसे पहले तो सेकेंड रोहिला वॉर, जिसका समय रहता है 1794 तक, शुरू हो जाती है। ठीक 1 साल बाद 1795 में खारदा की लड़ाई होती है। ये सब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। खारदा की वॉर शुरू हो जाती है। दूसरी देखिए खास बात क्या है जॉन शॉर की, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कौन लेके आया, भारत। सेवनटीन 93 नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी लेके आए जॉन शॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था एलरेड क्लार्क। कुछ खास काम नहीं है, बस उनका कार्यकाल आप लोग याद रख सकते हैं। एक्टिंग गवर्नर जनरल थे ये, 1798 से लेके 1798 में ही चले गए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए खास आने वाली है चीज, गवर्नर जनरल कौन आते हैं, मार्कस ऑफ वेलेस्ली, जिन्हें रिचर्ड वेलेस्ली के नाम से भी कई जगह किताबों में दिया है।
देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन को जो दूर करेगा। एक्चुअली वेलेस्ली दो थे, एक रिचर्ड वेलेस्ली थे, एक थे आर्थर वेलेस्ली। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। रिचर्ड वेलेस्ली जो थे वो एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपने ट्रीट किया 1798 से लेके 1805 तक, ठीक है, जिन्हें मार्कस ऑफ वेलेस्ली भी कहते हैं। इनका कार्यकाल ये था। अच्छा, जो उनके छोटे भाई थे आर्थर वेलेस्ली, ये आगे जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इनका कार्यकाल, इन्होंने क्या किया कि जो मैसूर वॉर थी, लास्ट जो मैसूर वॉर हुई टीपू सुल्तान के साथ, वो इन्हीं के समय में हुई थी। लेकिन उस वॉर में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था रिचर्ड वेलेस्ली ने। वो वॉर लड़ी थी आर्थर वेलेस्ली के द्वारा लड़ी गई थी, इनके छोटे भाई। लेकिन कार्यकाल उनका जो बैठता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और ये एंग्लो मैसूर वॉर थी 4th नंबर की। अब मैसूर का पूरा जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है, लेकिन इसमें श्रेय जाता है आर्थर वेलेस्ली को, ना कि रिचर्ड वेलेस्ली को। हाँ, अगर कार्यकाल देखा जाएगा तो कार्यकाल 1799 इन्हीं के समय में पड़ेगा। दूसरा क्या खास काम हुआ देखिए, उस समय मराठा साम्राज्य बाजीराव सेकंड अपने आप को पेशवा कहते थे। लेकिन क्या था कि मराठा साम्राज्य में कई सारे छोटे छोटे जागीरदार हो गए थे जो अलग अलग अपना राज्य संभालते थे, और बाजीराव सेकंड को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। जैसे सिंधिया हो गए और होलकर हो गए, भोसलेज हो गए, इन सब लोगों ने। तो क्या होता है कि 1802 में वसाई की संधि में जो बाजीराव द्वितीय हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर लेते हैं। सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस, और ये वादा लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। उस संधि में ये होता है कि जब आर्थर वेलेस्ली मैसूर के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त करी थी 1799 में, अब जब मराठा के ऊपर चढ़ाई करेंगे और वहां भोसले हो गए, होलकर हो गए और जो वो है सिंधिया हो गए, इनको हराएंगे। उसके बाद जो वहां का पेशवा है, मराठा पेशवा, वो बाजीराव द्वितीय को बना दिया जाएगा। ऐसा होता भी है। क्या होता है यहां पे देखिए, अब इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है सब। रिचर्ड वेलेस्ली के एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है नंबर 2, पहली वाली हो गई है, अभी एंग्लो मराठा वॉर 2 होती है। 1803 से लेके 1805 इसका कार्यकाल रहता है। और इसी के साथ बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया जाता है मराठा साम्राज्य का। उससे पहले देखिए 1803 में 2 इंपॉर्टेंट संधियां हुई हैं, जिसके बाद भोसले और सिंधिया ने और होलकर्स ने अपनी हार को माना था। बताता हूं आपको। (1803) में संधि होती है सरजी अर्जन गांव की संधि। किसके द्वारा करी जाती है? सिंधियास के द्वारा। 1803 में ही देवगांव की संधि होती है। किसके द्वारा? भोसलेस के द्वारा। और 1806 में देखिए एक इंपॉर्टेंट संधि है, राजपुर घाट की संधि, जो कि होलकर्स के द्वारा की जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट संधियां हैं, 1 to 1 एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर। इनका कार्यकाल भी आप समझ चुके हैं, रिचर्ड वेलेस्ली के समय रहा। तो अब क्या है कि मराठा पेशवा बन चुके हैं बाजीराव द्वितीय। और क्या क्या देखिए वेलेस्ली के समय में काम होता है। कई देखिए किताबों में ऐसा संज्ञान आता है कि उस समय भारत में बहुत ज्यादा संख्या में फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सैक्रिफाइस की घटना होती थी, और इसका बाहुल्य क्षेत्र जो माना जाता था वो महाराष्ट्र और उड़ीसा में माना जाता था। उस पर भी रोक लगी थी वेलेस्ली के समय में। अच्छा, मद्रास प्रेसिडेंसी शुरुआत हो गई थी 1801 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, जहां पे उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था इस कॉलेज में। अच्छा, 1803 में
राजभवन की निर्माण हो जाता है कलकत्ता में ही। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट काम हुए मार्कस ऑफ वेलेस्ली के समय में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनके बाद गवर्नर जनरल आते हैं मार्कस ऑफ कॉर्नवालिस, 1805 में आते हैं और 1805 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके स्थान पर एक एक्टिंग गवर्नर जनरल को लेके आया जाता है, बताता हूं आपको। मार्कस ऑफ कॉर्नवालिस 1805 में आते हैं और 1805 में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था जॉर्ज बार्लो बीटी। इनका कार्यकाल क्या रहा है 1805 से लेके 1807 तक। कुछ देखिए खास इनमें काम नहीं हुआ, इसीलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1807 से अब आ जाते हैं 1813 तक। ये कार्यकाल रहा है मिंटो का, लॉर्ड मिंटो। अब 1807 से 13 में क्या होता है? 13 में देखिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। चार्टर्ड एक्ट आ जाता है, एक और दूसरा चार्टर्ड एक्ट आता है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास सिर्फ चीन के साथ व्यापार करने की शक्ति रह गई, और वो भी सिर्फ चाय का व्यापार। और एक खास काम होता है 1809 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है किसके द्वारा? राजा रणजीत सिंह के द्वारा। देखिए अगर सिख साम्राज्य की बात हो और राजा रणजीत सिंह का नाम न लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। 1799 से लेके 1849 जब तक कि सिख एंग्लो वॉर सेकेंड नहीं हो गया और सिख साम्राज्य पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गया, तब तक बहुत बड़ा रोल निभाया राजा रणजीत सिंह ने। क्या होता था कि उस समय जो सिख साम्राज्य था वो 12 छोटे छोटे समुदायों में बटा था जिसे मिस्ल कहा जाता था। अच्छा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राजा रणजीत सिंह कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता रहेगा कि किस मिस्ल से संबंधित थे, मतलब किस समुदाय से संबंधित थे। तो एक समुदाय था शूकर चकिया, उस समुदाय से आते थे राजा रणजीत सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, इन 12 समुदाय को एक साथ यूनाइट कर दिया था जिससे एक सिख साम्राज्य बनता है। तो संधि में क्या था? संधि में यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी संधि में इनसे लिखवाती है कि ये कभी भी जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब दिल्ली हो गया, आगरा हो गया और कानपुर साइड का क्षेत्र, उधर साइड कभी हमला नहीं करेंगे, कभी चढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा होता भी है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिख एंग्लो सिख के बारे में, अगर वॉर के बारे में थोड़ा और बताना होगा तो आगे जो एंग्लो सिख वॉर की बात करूंगा मैं उससे मैं बताऊंगा आपको और भी डिटेल में। अब मिंटो के बाद कार्यकाल आता है मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स का। इनका कार्यकाल क्या रहता है देखिए, मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स का इनका कार्यकाल है आपका 1813 से लेके 1823 तक। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए हैं यहां पे। अभी जैसे मैंने बताया जॉन शोर के समय इंटरवेंशन पॉलिसी लेके आए थे, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी लेके आए थे। इन्होंने क्या किया, इस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को हटा दिया। तो उस समय क्या होता था 1799 में जो सेंसरशिप एक्ट आया, तो आप देखते होंगे आजकल मूवीज में क्या होता है कि कोई भी मूवी बनती है उसके बाद वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, उसमें जो भी आपत्तिजनक सीन होते हैं जो वो उसे काट दिया जाता है। इसमें भी यही होता था, अगर कोई भी न्यूज़पेपर छप रहा है तो वो पहले सेंसरशिप एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, वो देखेगी कि इसे छापना है कि नहीं, उसके बाद ही वो न्यूज़पेपर आता था। अच्छा नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी हटाई मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स ने, इसके साथ ही साथ सेंसरशिप एक्ट भी हटा दिया इन्होंने, सेंसरशिप एक्ट भी हटा दिया 1818 में। और कई सारे न्यूज़पेपर जो छपे इनके समय में 1818 में, जैसे समाचार दर्पण हो गया, दिग्दर्शन वगैरह, ये सब न्यूज़पेपर छपे बंगाल में। और क्या हुआ देखिए यहीं पे क्या होता है कि एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है नंबर 3। पहले 2 हो चुकी हैं, आखिरी जो एंग्लो मराठा वॉर हुई है वो उसमें जो बाजीराव टू है उनको पेशवा बना दिया गया है। अब क्या होता है कि
एंग्लो मराठा वॉर थर्ड शुरू हो जाती है और 1816 से 1818 तक चलती है। इसके बाद दो संधियां और होती हैं और बाजीराव दो अपने पेशवा से पेशवाई खो बैठते हैं। पहला था पूना की संधि, पूना की ट्रीटी होती है 1817 में, ठीक है। उसी के जस्ट बाद एक दूसरी संधि भी आती है, उदयपुर की संधि 1818 में। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह है, पूना की संधि होती है 1817 में और जो बाजीराव द्वितीय हैं वो अपनी पेशवाई खो बैठते हैं। जो पेशवा का पद था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी हटा देती है इसी के साथ। तो अब इसी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे मराठा साम्राज्य का पूरी तरीके से दमन हो जाता है और पूरे मराठा साम्राज्य पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता है। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, स्थायी बंदोबस्त लेके आया था जो कॉर्नवालिस अपने समय में। तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तीन मेजर प्रांत थे उस समय, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इसका राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। तो अब जो भी उसको उस राजस्व से फायदा हो रहा था उसका एक स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं। तो वो सिस्टम क्या था उसमें कि जितनी भी जमीनें होती थी उन पे जमींदारों का कब्जा रहता था और जो भी किसान उस पे कार्य करते थे वो 10/11% या 10/11वां भाग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था जमींदारों के द्वारा, क्योंकि उस समय जमीनों पे भूमि अधिग्रहण के द्वारा जो जमीनें थी वो जमींदारों को चली गई थी और जमींदारों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11वां भाग जो राजस्व के रूप में दिया जाता था। अब यहां पे क्या हो रहा है देखिए, हेस्टिंग्स के टाइम पे रैयतवाड़ी सिस्टम सुनने में आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या है? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था से मतलब है जमींदारी प्रथा समाप्त। अब किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, किसानों की भूमि किसानों के पास ही रहेगी और वो खुद जो राजस्व जमा करेंगे उसका प्रतिशत सिर्फ बढ़ जाता था, वो 33% से 55% हो गया था। और सबसे अधिक जो समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितने भी हिस्से पर कब्जा था लगभग संपूर्ण भारत पे, तो उस पे जो 51% एरिया था उस पे रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था हेस्टिंग्स के समय पे शुरू हुई थी? नहीं, अगर कहा जाए कि पूरे तरीके से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो लागू हुई है मद्रास पे, तो इनके समय में लागू हुई है, मद्रास, बंगाल, असम साइड पे। लेकिन जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो कॉर्नवालिस के समय हुई थी 1792 में। लेकिन हाँ, उस समय मद्रास पे पूरे तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं लगी थी, पूरे तरीके से लग जाती है हेस्टिंग्स के समय पे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एक मालवाहरी सिस्टम भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे मालवाहरी या महालवारी सिस्टम, महालवारी व्यवस्था में क्या होता था? महालवारी व्यवस्था में क्या, ये शब्द को पकड़िए, देखिए महाल, उस समय के जो गांव होते थे उनको महाल कहा जाता था और जो गांव का प्रधान होता था, जो प्रधान व्यक्ति था, उसको लंबरदार कहते थे। तो अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी जो गांव का पूरा राजस्व था, जो कर था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करे। और इसमें जो टैक्सेशन की जो लिमिट थी वो और ज्यादा, कर जो था वो और ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया था। वहां जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसमें 33 से 55% था, इसमें लगभग 60% कर देना पड़ता था। ठीक है, ये तीनों व्यवस्थाएं भी आई इनके समय में। अच्छा, मैं समय बता दे रहा हूं। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो आई थी वो समझ लीजिए कि 1820 में समय रहा होगा और जो महालवारी व्यवस्था शुरू हुई थी ये 1822 में शुरू हुई थी। और एक और न्यूज़पेपर भी देखिए इसी 1822 में आया था, बंगदूत करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगदूत नाम का जो बंगाली न्यूज़पेपर था कब छपा। और वो इतने सारे न्यूज़पेपर छपने की वजह यही थी कि सेंसरशिप एक्ट इसने हेस्टिंग्स ने हटा दिया था, जो वेलेस्ली ने लगाया था। और देखिए इसमें क्या काम हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, मूवी देखी ना आपने, वीर मूवी, पिंडारीज होते हैं उसमें, पिंडारी वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1870 से लेके 1818 के बीच में पिंडारी वॉर शुरू हो गया था। दूसरी बात, हिंदू कॉलेज जिसे प्रेसिडेंसी
यूनिवर्सिटी भी कहते हैं आजकल, 1817 वो वेलेस्ली हेस्टिंग्स के टाइम पे यहीं के समय खुली थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम हुए। एक और बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में सामने आई थी, वो भी इन्हीं के समय। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद होने जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं, जॉन एडम्स। कुछ खास काम नहीं होता है, कार्यकाल बस अगर ध्यान रख सकें आप लोग। इनका कार्यकाल रहा है 1823 से लेके 1823 तक ही रहे बस। उसके बाद 1823 में गवर्नर जनरल आते हैं। अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहा है, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल आते हैं एम हर्ट्ज। 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके कार्यकाल के शुरू होने के ठीक एक साल बाद यानी कि 1824 में आपकी एंग्लो बर्मन वॉर शुरू हो जाती है। इसके शुरू होने का क्या कारण रहा? देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, सब कॉन्टिनेंट से जो बर्मा है और जो जैसे मैसूर को फ्रेंच की मदद मिल रही थी, वैसे बर्मा में भी जो फ्रेंच थे उनका बहुत ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र था, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी, उनके रिलेशन अच्छे थे बर्मा के ऊपर। और जो आज का असम है, मेघालय क्षेत्र है, इन सब पे बर्मा का कब्जा था। तो अब क्या चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया बनता है जो बर्मा वाला एरिया है, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा चाह रही थी। तो इन्होंने 1824 में इस बहाने से कि हम जो असम क्षेत्र है, मेघालय क्षेत्र है, इनको अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, अपनी सब्सिडरी में लेना चाह रहे हैं, हमला कर देते हैं और एंग्लो बर्मन वॉर छिड़ जाती है। एंग्लो बर्मन वॉर फर्स्ट का समय रहता है 1824 और 1826 में यंडावो की संधि पे ये एंग्लो बर्मन वॉर पहली खत्म होती है। और जितने भी ये क्षेत्र थे, समझ लीजिए असम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब पहले बर्मा के कब्जे में थे, अब भारत में आ गए। रंगून सुना होगा आपने, रंगून क्षेत्र आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप सब कब्जा कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा, इंपॉर्टेंट एक अहोम विद्रोह आपने सुना होगा। अहोम विद्रोह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1824 में हुआ था। अहोम असम का ही, असम से संबंधित है, असम का ही क्षेत्र था अहोम विद्रोह के लिए। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। और दूसरी चीज देखिए, आपको बता चुका हूं मैं एक, संस्कृत विद्यालय। देखिए जो कार्नवालिस था उसके समय में संस्कृत विद्यालय खुला था कलकत्ता में, नहीं बताया होगा, अब बता रहा हूं। और यहां पे संस्कृत विद्यालय खुलता है एक और, संस्कृत विद्यालय कहां पे? कार्नवालिस के समय में बनारस में खुला था, सॉरी, इनके समय में खुलता है संस्कृत विद्यालय कलकत्ता में, और समय था 1824। इतना ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था बटरवर्थ बैले। कुछ खास काम नहीं है, बस आप इनकी कार्यकाल इनका याद रखिएगा। 1824 से 24 में ही, सॉरी 1823 से 1828 में इनका रहा है। 1828 में आए हैं जो मैंने बताया बटरवर्थ बैले, और 1828 से 1828 में ही चले गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1828 से 1833 तक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है, और अक्सर कंफ्यूजन एग्जामिनर पैदा भी कर देता। देखिए अगर गहराई नहीं है आपके जानने में तो ये चीज कंफ्यूजन रहेंगे। 1773 से लेके 1833 तक जो भी गवर्नर जनरल रहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए। लेकिन जब 1833 के बाद ये दोनों कार्यकाल रहे हैं, देखिए 1833 से 1835, जो 1833 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, अब जब मैं आगे बताऊंगा तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। मतलब ये दोनों कार्यकाल एक ही इंसान के रहे। यहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गए थे, विलियम बेंटिक, और ये भी विलियम बेंटिक। देखा जाए तो 1828 से 1835 तक पूरा जो कार्यकाल रहा है वो इन्हीं का रहा है, विलियम बेंटिक का। लेकिन 1828 से 1833 तक एज ए बंगाल के गवर्नर जनरल, और 1833 से 1800 आगे तक जब ये 1835 तक चले एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अंतर रहा। देखिए कल मैं बता चुका हूं कि 1833 में सैन हेलिना एक्ट, जिसे चार्टर्ड एक्ट भी कहा जाता है, वो आया, और कंपनी के पास जो अधिकार था कोई भी व्यापार करने का, यानी कि इवन चाइना से चाय का व्यापार वो करना था, वो भी उससे छीन लिया गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट,
जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी सदस्यों की टीम थी उसमें एक मेंबर और जुड़ गया, 3 से 4 मेंबर हो गया। वो चौथा मेंबर जो था वो विधि का जानकार था, विधि का ज्ञाता था, लॉर्ड मैकाले यहीं से आया। फोर्थ मेंबर लॉर्ड मैकाले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि चौथा मेंबर कौन था जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ गवर्नर जनरल की, और किस एक्ट में हुआ? सेंट हेलेना एक्ट यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1833। और देखिए इसमें क्या काम होते हैं इंपॉर्टेंट। पोल रेबेलियन मैं बता चुका हूं, 1831 में पोल रेबेलियन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो दास प्रथा के अंत के लिए शुरुआती कदम उठाए गए वो भी इस एक्ट में था, लेकिन इसका जो अंत हुआ है वो आगे चल के आपको बताऊंगा कब हुआ, एलन ब्रो के टाइम पे। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट इसमें काम हुए जो हुए। इसके बाद फिर एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मैटकॉफ। उनका कार्यकाल रहा है 1835 से लेके 1836 तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे जुड़ा हुआ है, देखिए 1835 से लेके 1836 तक चार्ल्स मैटकॉफ। देखिए आपने सुना होगा नेशनल लाइब्रेरी, अक्सर स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता कहां है भाई नेशनल लाइब्रेरी, तो नेशनल लाइब्रेरी है कलकत्ता में। और उस समय नेशनल लाइब्रेरी नाम नहीं था, उस समय उसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, और ये 1836 में खुली थी। इनका श्रेय इसी को जाता है, मैटकॉफ को। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्वेश्चन ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और समय आता है नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, जिनका नाम था ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। ऑकलैंड का कार्यकाल क्या रहा है 1836 से लेके 1842। देखिए ऑकलैंड सबसे पहले तो 1839 में मैं देखिए इसमें समाज सुधार कार्यक्रम भी आपको जो जरूरी है वो बताता जाऊंगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई 1839 में बोधिनी सभा। संबद्ध प्रभाकर बंगाली न्यूज़पेपर था, पहला बंगाली न्यूज़पेपर 1839 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, किसके कार्यकाल में हुई है वो, ऑकलैंड के बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था। दूसरी चीज जो एंग्लो अफगान वॉर शुरू हो गई यहां पे। देखिए 1840 से लेके 1842 तक चली ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काम हुआ इसमें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब समय आ जाता है एलन ब्रो का। एलन ब्रो का देखिए कार्यकाल क्या रहा है। एलन ब्रो का कार्यकाल रहा है 1842 से लेके 1844 तक। इनमें भी देखिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट काम हुए। जो मैंने बताया था चार्टर्ड एक्ट बेंटिक के टाइम जो आया था उसमें जो बेंटिक के टाइम समय की एक घटना, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना रह गई, याद रखिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। किसके समय हुआ था? गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया था, याद रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में। अच्छा, दास प्रथा का अंत होना था लेकिन वो शुरुआती दौर था, उसका जो श्रेय जाता है वो एलन ब्रो को जाता है। दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के टाइम हुआ था 1843 में। अच्छा, ग्वालियर वॉर शुरू हो गया। लो, ग्वालियर वॉर शुरू हो जाता है 1843 में ही। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना, वो भी एलन ब्रो के समय ही बना 1843 में। अब ये जाते हैं भाई, एलन ब्रो चले जाते हैं और एक एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम था विलियम विल्बरफोर्स बर्ड। एक साल का ही कार्यकाल रहा है, याद करना, बस याद बता दे रहा हूं जानकारी के लिए। 1844 से 1844 तक ही कार्यकाल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हेनरी हार्डिंग्स
कार्यकाल 1844 से लेके 1848, जो मैंने छोड़ा था देखिए पीछे मैं बता रहा हूं, सिख वॉर जो थी यहीं से शुरू हो रही है, यहां शुरू हो जाती है एंग्लो सिख वॉर। अभी तक जो पाकिस्तानी पंजाब है, कश्मीर है, लद्दाख है, ये पूरा जो सिंध वाला एरिया है उस क्षेत्र की बात है। एंग्लो सिख वॉर जो छिड़ती है इसका समय रहता है 1845 से लेके 1846 तक चलती है, और लाहौर की संधि 1846 में लाहौर की संधि हो जाती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, याद रखिएगा, भैरावल की संधि। भैरावल की संधि 1846 में होती है। और ये क्वेश्चन तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए कि जो फर्स्ट आईआईटी है इंडिया का वो संज्ञान में आता है, कौन सा? रुड़की आईआईटी। सन क्या है इसकी? 1847। देखिए कई किताबों में लिखा है कि एंग्लो सिख वॉर जो सेकेंड समय था वो हेनरी हार्डिंग्स के समय हुआ है, लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए वैसे उसका जो समय रहा है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का टाइम जो रहा है वो है 1848 से लेके 1849 तक। 49 में खत्म हुई है लेकिन 48 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं डलहौजी। डलहौजी में देख लीजिए क्या क्या काम हुए हैं। देखिए डलहौजी आ जा रहा है। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी रहते हैं। डलहौजी ने क्या खास काम किया? सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, जिसके बाद झांसी की रानी लाइमलाइट में आई 1848 राज्य हड़प नीति डलहौजी लेके आए थे। दूसरा देखिए क्या काम हुआ है, थोड़ा लाइन वाइज लाइन चलते हैं। 1851 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आने चाहिए आपको। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन पढ़ी, डायमंड हार्बर टू कोलकाता, डायमंड हार्बर टू कोलकाता। अब देखिए एक कदम और आगे बढ़ जाइए। 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर। पहली एंग्लो बर्मन वॉर कब हुई है? एमहर्स्ट के टाइम पे हुई है, बता चुका हूं, 1824 से लेके 1826 तक। ये सेकेंड है, सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर 1852 में। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़िए, एक साल आगे बाद क्या होता है? 1853 में चार्टर्ड एक्ट आ जाता है, चार्टर्ड एक्ट आता है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर या अधिनियम अध्यादेश पारित करने की शक्ति आ जाती है। और दूसरा, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब जमीनी स्तर पे काम करना शुरू करती हैं। और पहले बता चुका हूं मैं, जो खुली प्रतियोगिताएं थी वो होने लगी 1853 में। अच्छा, 1853 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रद्दी हो गया क्वेश्चन, कई बार आ गया, कि जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है मुंबई से थाने के बीच, वो भी इन्हीं के समय, डलहौजी के समय होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 1854 में। देखिए आपने सुना होगा इंडिया पोस्ट एक्ट, जो पोस्ट ऑफिस की शुरुआत मानी जा रही है, पोस्ट एक्ट आ जाता है 1854 में, इंडिया पोस्ट एक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, 1854 में ही आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सुना है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी भी शुरुआत 1854 में ही हुई थी। और क्या हुआ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 1854 में क्या होता है, चार्ल्स वुड्स, नाम सुना है ना, वुड्स का डिस्पैच, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है? चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच था, ये 1854 में आया। इसी में थोड़े से बदलाव के साथ, जो क्या कहते हैं, आने वाले समय में रिपन के टाइम पे हंटर कमीशन आएगा, हंटर कमीशन, वो इसी में सुधार करेगा आगे आके, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के सुधार लेके आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले साल क्या होता है, एक साल बाद, ठीक 1855 में, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा, संथाल विद्रोह हो जाता है, संथाल रिविलियन, संथाल विद्रोह हो जाता है 1855 में। अब इनका कार्यकाल खत्म होने को आया है। अब ये सारे जो चल रहे थे, विलियम बेंटिक 1833 के बाद से ये सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे कहानी पलटती है और आते हैं चार्ल्स विकलिंग्स। तो अब जब तक बात हो रही है भारत के गवर्नर जनरल की, तो अब बात होती है इनके बाद, डलहौजी के बाद कार्यकाल जो है 1856 से लेके 1858। अभी पहले मैं लिख दूं, उसके बाद आपको समझाता हूं।
1858 से 1862। मैंने थोड़ा गलत बोला था। ये जो कार्यकाल रहा है ये रहा है आपका विकलिंग कैनिंग का, दोनों कार्यकाल इन्हीं के थे। लेकिन इसमें देखिए अंतर वही हो जाता है जो विलियम बेंटिक में था। 1828 से 1833 तक एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहां पे देखिए विकलिंग कैनिंग, अगर पूछा जाता है कभी भी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल विकलिंग कैनिंग थे। लेकिन इस कार्यकाल के साथ 1856 से 1858 तक, और पूछा जाता है भारत के पहले वायसराय कौन थे, वो भी विकलिंग कैनिंग थे, लेकिन 58 से 62 तक, ये अंतर पड़ जाता है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो एक जो बहुत बड़ी कुरीति थी उसको अलग किया गया, सती प्रथा का अंत लग चुका है 1829 में। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो विडो थी उनको रीमैरिज करने का अधिकार आ गया है, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट आ जाता है 1856 में। और ठीक एक साल बाद 1857 में यूनिवर्सिटीज खुलती हैं 3 जगह, कोलकाता, बंगाल और कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 जगह यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं 1857 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, बजट सिस्टम शुरू हो गया। जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की, 15 सदस्यीय टीम उसके लिए काम करने लगी है। भारतीय सचिव का पद आ चुका है, लेकिन अभी भी जो कार्यकारी परिषद है उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है और उनको जो बजट सिस्टम है उस पर कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। उसके साथ छोटी छोटे जो फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए। जो क्या कहते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जिसे कहते हैं 1860, वो भी इन्हीं के समय में आई। और जो बजट सिस्टम था वो आ चुका है। दूसरी खास चीज क्या होती है कि बजट सिस्टम आ गया है, आईपीसी आ गई इन्हीं के समय में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसे भी उदय उसका इसी में माना जाता है, विकलिंग कैनिंग के समय में। तो ये सारी खास चीजें हुई। उसके 1862 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और 1862 से 1863 तक ये गवर्नर जनरल आते हैं, जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ल ऑफ एल्गिन, इन्होंने क्या काम कर दिया जो हमें याद करना जरूरी है। अभी तक देखिए सुप्रीम कोर्ट खुला है बंगाल में। 1774 में एलिजा इम्फेस के जो मेन जज थे, हेड जज थे, उनके साथ 3 और भी जज थे। लेकिन अब यहां बात होती है हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स 3 जगह पे खुलते हैं। सबसे पहला हाई कोर्ट कहां खुलता है, कोलकाता में। इसकी तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 2 अगस्त 1862। अब हाई कोर्ट इन बॉम्बे 14 अगस्त 1862 और उसके बाद हाई कोर्ट इन मद्रास 15 अगस्त 1862। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं, कार्यकाल उनका देख लीजिए, याद बहुत ज्यादा नहीं रखना है। 1863 से लेके 1863 में ही चले जाते हैं। रॉबर्ट नेपियर नाम है इनका। और 63 से 64 में एक नए एक्टिंग गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था विलियम डेनिसन। उसके बाद की बात करेंगे हम। विलियम डेनिसन 64 में जाते हैं और 64 में ही गवर्नर जनरल कह रहा हूं, सॉरी, वायसराय। अब विकलिंग कैनिंग के बाद वायसराय शुरू हो गए। अब नए वायसराय आते हैं जिनका नाम था जॉर्ज लॉरेंस बीटी। 1864 से लेके 1869 तक इनका कार्यकाल रहा है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना भूल गया, जो क्या कहते हैं 1816 यानी कि जो हेस्टिंग्स का समय था। एक छोटा सा देखिए यहां पे पहले समझ लीजिए। हेस्टिंग्स का समय था, मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सुगौली की संधि हुई थी।
जो आजकल न्यूज में भी एक रोड बन रही है जिससे नेपाल से विवाद है। तो 1816 सुगौली एक जगह है, छोटी सी जगह है बिहार में। तो ये आखिर हुआ क्यों? क्योंकि ये एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी 1814 में और 1816 तक चली थी। देखिए इसका कारण बस जान लीजिए क्या था कि उस समय चिंग डायनेस्टी चल रही थी चाइना में, और चाइना के थोड़ा सा नीचे है क्या कहते हैं, तिब्बत। तिब्बत पे नेपालीज का कब्जा चाह रहे थे नेपाली, तो इसीलिए अक्सर जो यहाँ के गोरखास थे वो उन पे आक्रमण करते रहते थे। नेपाल से ऊपर तिब्बत है, उस पे आक्रमण करते रहते थे, लेकिन चिंग डायनेस्टी की वजह से, उसकी तिब्बत को हेल्प की वजह से कभी ऊपर की ओर विस्तार नहीं कर पाया। आपने देखा होगा नेपाल का जो नक्शा है पूरा ऐसे चपटा करके है, तो ऊपर की ओर नहीं बढ़ा, लेकिन जो पूर्व और पश्चिम में था उसने अपना विस्तार कर लिया था। यानी कि जो सिक्किम है पूर्व में और इधर पश्चिम में देखा जाए तो जो आज उत्तराखंड है उसमें कुमाऊं, गढ़वाल और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश तक नेपाली गोरखास के कब्जे में था। तो 1816 में क्या हुआ, 1814 से 16 के बीच इंडियन नेशनल जो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने हमला किया नेपालीज के ऊपर और गोरखा वॉर हुआ, एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ। और 1816 में सुगौली के संधि के साथ जो आज का समझ लीजिए कुमाऊं क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र है, हिमाचल का थोड़ा बहुत भाग, ये सब और उधर सिक्किम, तो ये पूरा एरिया ये समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। जिसके बाद से जो यहाँ के छोटे छोटे गांव थे, क्या कहते हैं समझ लीजिए नैनीताल हो गया और गढ़वाल में, मतलब कई जगह ये क्योंकि पर्वतीय इलाके थे वहां घूमने फिरने की जगह बनाई गई, मतलब पिकनिक स्पॉट बनाए गए और यहाँ पे क्या कहते हैं पर्यटन को इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया इन जगहों को। तो ये इंपॉर्टेंट था। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, ये याद रखिएगा, इसी का अब संज्ञान यहाँ पे मिलेगा। देखिए 1864 से 69 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको, ये बताना जरूरी था। देखिए 64 में क्या होता है, 1864 में भूटान वॉर शुरू हो जाती है और 1865 तक चलती है ये, और 1865 में सिंचुला की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला, उसके साथ ही खत्म होती है। इसी बीच 1863 में जो शिमला है, अब शिमला ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है, तब नेपाली गूर्खा के कब्जे में था। और गूर्खा ये 1816 की सुगौली की जो संधि हुई थी उसमें एक और खास चीज थी, जो गोरखा रेजिमेंट है जो कि ब्रिटिश आर्मी है उसमें भी एक रेजिमेंट रहती है, ये तभी से सिद्ध हुआ कि वो लड़ाके बहुत अच्छे थे गोरखा जो होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता, ये सुगौली की संधि में समझौता हुआ कि जो भी उनके द्वारा जीते गए जैसे जगहें हैं, ब्रिटेन आर्मी है और सिंगापुर भी उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था, तो इन जगह आज भी आप देखेंगे इंडियन आर्मी गोरखा एक अलग से रेजिमेंट है, हर साल उसके लिए रिक्रूट होते हैं वहां से, गोरखा से जो लड़ाके होते हैं। तो 1863 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया, ठीक है 1863 में। अच्छा ये सिंचुला की ट्रीटी, ये पूरी डेट आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, 11 नवंबर 1865 में सिंचुला की ट्रीटी हुई थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। बार्लो बीटी, ये लॉरेंस बीटी जाते हैं, इनके बाद समय आता है लॉर्ड मेयो का। 1869 से 1872 तक। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर कभी भी आपने सुना होगा, शब्द सुना ही होगा, सेंसस यानी कि जनगणना, उसका जो शुरुआत हुई थी वो मेयो के समय से मानी जाती है, 1872। सेंसस शब्द सुनने में आया था लोगों के, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो दो एक्टिंग गवर्नर जनरल आएंगे, पहले आए जॉन स्ट्रिच और उसके जस्ट बाद एक्टिंग गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड नेपियर। दोनों का कार्यकाल 72 में ही निपट गया, 1872 से 1872 में ही निपट जाता है। अब जो वायसराय आते हैं, सॉरी मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूं, गवर्नर जनरल नहीं, अब जो समय चल रहा है वायसराय चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब जो वायसराय आते हैं उनका नाम है नॉर्थ ब्रुकर। इनका कार्यकाल है 1872 से लेके 1876 तक। तो 1876 तक इनका कार्यकाल रहा है।
इसमें देखिए क्या खास काम हुए। सबसे पहले तो नेटिव मैरिज एक्ट, यानी कि अंतर जातीय विवाह नॉर्थ ब्रोकर से पहले नहीं होते थे भारत में। 1872 में अंतर जातीय विवाह होने लगे, नेटिव मैरिज एक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक क्या कहते हैं, समाज सुधार कार्यक्रम जिसे कहते हैं, उस तरीके से सत्य शोधक समाज बाय ज्योतिबा फूले 1873 में आ गया। अच्छा, कूका आंदोलन पंजाब में इन्हीं के समय हुआ। कूका आंदोलन में क्या खास था कि जो नामधारी सिख होते थे उनके स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब ये समझिए कि युद्ध करने के आशय से क्या किया था कि वहां पे बूचड़ खाने कई खुलवा दिए जिसमें गायों को काटा जाता था, जिसके कारण जिसका विरोध से ही कूका आंदोलन या कूका विद्रोह शुरू हो गया था। वो भी 1872 के समय, इन्हीं के समय हुआ था। और देखिए इसमें क्या खास बात है। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, जो 1859 के समय कार्यकाल जिनका रहा है, कैनी का ही रहा है 1859 में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके ठीक एक साल बाद ये नील विद्रोह शुरू हो जाता है बंगाल में। नील विद्रोह क्या था कि जबरन जो किसान थे उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा था। और नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती पानी बहुत मांगती है, पानी बहुत मांगती थी। और दूसरी बात क्या है, इससे इनफर्टाइल हो जाती थी जो जमीन, उसमें और जल्दी और कोई खेती नहीं की जा सकती थी। किसान वैसे चाहते थे चावल की ज्यादा खेती करना उसमें। ये इंपॉर्टेंट था, भूल गया था तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ ब्रोकर गए, इसके बाद समय आता है लॉर्ड लिटन का 1876 से 76 पे कार्यकाल खत्म हुआ है ना उनका। 1876 से 1880 तक लिटन रहते हैं और वर्नैकुलस प्रेस एक्ट आ जाता है। वर्नैकुलस प्रेस एक्ट 1878 में। अच्छा देखिए, बहुत अभी बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है और आज उस कंफ्यूजन को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक से आप लोग समझ जाएंगे इसको। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि वर्नैकुलस प्रेस एक्ट किसने लगाया किसने हटाया, तो इस चीज को भी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा मैं। इनका कार्यकाल समझ लेते हैं 1878। अच्छा, एक और घटना हुई यहाँ पे, एंग्लो अफगान वॉर शुरू हो जाता है नंबर 2 का। पहला हुआ है ऑकलैंड के टाइम पे 1840 से 42, याद होगा आपको। एंग्लो अफगान वॉर सेकंड शुरू हो जाता है 1878 से 1880 में चलता है और गंडमक की संधि होती है इसी बीच 1879 में। गंडमक की संधि होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार लगता है 1877 में। इसमें कहा जाता है लगभग 84,000 लोगों ने इसमें शामिल हुए थे। पहला दिल्ली दरबार लग जाता है 1877 में। वर्नैकुलस प्रेस एक्ट आ गया आपका, ये एंग्लो अफगान वॉर सेकंड हो गया, इनका कार्यकाल खत्म होने को है। इसके ठीक बाद आते हैं रिपन। रिपन का कार्यकाल क्या है, 1880 से लेके 1884 तक। और ये आते ही आते वर्नैकुलस प्रेस एक्ट को रिपील कर देते हैं 1882 में, या 1882 में नहीं, 1880 में ही जब आते हैं तो ये रिपील हो जाता है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या बनता है, कई बार अक्सर क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है कि वर्नैकुलस प्रेस एक्ट किसने लगाया और किसने हटाया। लिटन और रिपन, ये तो दोनों सबको पता है कि आसपास ही आए थे, लिटन और रिपन। लेकिन हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि वर्नैकुलस प्रेस एक्ट किसने लगाया और किसने हटाया। देखिए मैं बताता हूं, वर्नैकुलस प्रेस एक्ट, ला से लिटन, एल से लिटन और एल से ही लीड। किसने लीड किया था वर्नैकुलस प्रेस एक्ट? एल फॉर लीड, एल फॉर लिटन, लिटन ने। और रिपील किसने किया था? आर फॉर रिपन और आर फॉर रिपील। मतलब जिसने लगाया लिटन और जिसने रिपील किया वो रिपन, वर्नैकुलस प्रेस एक्ट। तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। एल से लिटन हुआ यानी कि लीड किया इन्होंने, आर से रिपन हुआ इन्होंने रिपील किया। ये मेमोरी ट्रिक के जरिए आप कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, रिपन का ही समय चल रहा है अभी, वर्नैकुलस प्रेस एक्ट हट चुका है। और वर्नैकुलस प्रेस एक्ट हट जाता है, इसी के साथ हंटर कमीशन आ गया। देखिए
हंटर कमीशन आ गया। हंटर कमीशन क्या हुआ था, जो चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच आया था डलहौजी के समय में 1854 में, उसमें कुछ प्राइमरी एजुकेशन से लेके कुछ विवाद था, कुछ कमियां थी, उसको दूर किया था हंटर कमीशन ने। हंटर कमीशन की डेट आप देख लीजिए, 1882 में आया था। इसी के साथ इल्बर्ट बिल आ जाता है। इल्बर्ट कौन होते हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जो 1833 वाला चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल थे उसमें एक चौथा सदस्य मैकाले के रूप में जोड़ा गया था, जो विधि का ज्ञाता होगा। ये वही चौथा सदस्य है, किसके समय का, रिपन के समय का। जब वायसराय रिपन है उनके समय का ये चौथा सदस्य है जो विधि का ज्ञाता है। इसका नाम था इल्बर्ट, तो ये इसी के नाम से इल्बर्ट बिल आ गया। इसमें क्या कहा गया था कि जो भारत में डिस्ट्रिक्ट जज थे, मैं चीफ जजेस की बात नहीं कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको तब तक ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी ब्रिटिशियस अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा दे। तो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इससे इल्बर्ट बिल से पहले। उसके बाद ये दूर हो गया। इल्बर्ट बिल कब आया, 1883 में। मतलब ये जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे, छोटे जज थे, उनको ये अधिकार देने के लिए बिल आ गया इल्बर्ट के द्वारा कि अब जो भी ब्रिटिश अगर कोई जुर्म करता है तो उसको उनको सजा देने का या उस पर अधिकार, दंड देने का अधिकार भारतीय जजों को भी होना चाहिए। और इस बात से इल्बर्ट की बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से समझिए बेइज्जती तरीके की हुई। कहां पे, ब्रिटेन साइड में, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा उस समय था। तो मतलब लोगों के मन में था कि जो भारतीय हैं, जो जिनके ऊपर हम राज करते हैं, वो हमारे लिए कैसे कोई ब्रिटिशियस को, किसी गोरे को कैसे सजा सुना सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल का मेन फंडा था, 1883 में आया ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एटीन में इनका कार्यकाल खत्म होता है रिपन का, और 1884 से लेके 1888 तक अब नए वायसराय आते हैं जिनका नाम था डफरिन। डफरिन के समय ही आप सब लोग जानते होंगे राहुल गांधी, हम ना गांधी, राहुल गांधी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 आईएनसी। तो जो गांधी, जो एक परिवार, एक राजनीति जिसे कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से शुरू हुआ। उसके साथ ही 1885 में क्या हुआ, एंग्लो बर्मन वॉर शुरू हो गया, नंबर 3rd। सेकेंड वाला आप लोग जानते हैं डलहौजी में 1852, ये एंग्लो बर्मन वॉर 3rd शुरू हो जाता है 1885 में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है, सिंचन आयोग आ जाता है ये 1886 में। लेकिन आयोग वगैरह इसकी मैं एक आपको अलग वीडियो बना दूंगा। जितने भी आज तक एक एक आयोग आए हैं उनके बारे में, जो शुरू से लेके अब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक जितने भी आयोग रहे, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें नहीं पढ़ते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। 1888 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है डफरिन का। अब डफरिन के बाद 1888 से 1894 तक हमारे वायसराय आते हैं भैया मार्कस ऑफ लैंसडाउन। लैंसडाउन उत्तराखंड में एक जगह भी है। देखिए जो मैंने बताया आपको, जब एंग्लो नेपालीज वार हुई उसके बाद जो कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र आ गया हमारे कब्जे में, हिमाचल का क्षेत्र आ गया, उसके बाद कई सारे पर्यटन स्थल बने, जैसे मतलब घूमने फिरने की जगह। आजकल लोग हनीमून मनाने इसी वजह से जा पाते हैं, वरना अगर एंग्लो नेपालीज वॉर नहीं होती, सिगोली की संधि नहीं हुई होती, तो ना शिमला जहां में होता, ना उत्तराखंड। तो जितना भी ये लैंसडाउन, ये उन्हीं के नाम पे आज रखा हुआ है, उस जगह का नाम लैंसडाउन इन्हीं के नाम पे रखा गया, मार्कस ऑफ लैंस। अब सॉरी, टॉपिक ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है और कैमरे की बैटरी 2 बार बदल चुका हूं मैं, लेकिन साथ नहीं दे रही है। इसके बाद आने वाले मतलब थोड़े समय में मैं इसकी आगे अगला जो पार्ट है, ये लैंसडाउन पे जब खत्म हो रहा है 1888 से 94 में, इसमें जो भी इसके बाद जो भी वायसराय आए हैं या स्वतंत्रता संग्राम तक, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।